एक पल के लिए सोचिए। 13वीं सदी का जापान है, समंदर के किनारे एक अकेला समुराय खड़ा है और उसकी नजरें टिकी हैं 4000 से भी ज्यादा जंगी जहाजों के एक सैलाब पर। ये इतिहास की सबसे बड़ी नेवी थी जिसने आधी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। जी हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जहां मुकाबला बराबरी का तो था ही नहीं। एक तरफ एक छोटा सा द्वीप और दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। तो आज हम इसी अविश्वसनीय टकराव की कहानी परत दर परत खोलेंगे। देखिए, 13वीं सदी तक जापान ने कभी किसी बाहरी हमले का सामना ही नहीं किया था। वो चारों तरफ से समंदर से घिरे अपनी दुनिया में महफूज थे। लेकिन ये सब बदलने वाला था, क्योंकि मंगोल शासक कुबलाई खान ने चीन और कोरिया को रौंद दिया था और अब उसकी नज़र जापान पर थी। उस वक्त जापान में सत्ता का सिस्टम थोड़ा अलग था। कहने को तो दो शासक थे। एक थे सम्राट, जो क्योटो में रहते थे। लोग उन्हें ईश्वर का रूप मानते थे, पर उनके पास असली ताकत नहीं थी, बस धार्मिक अधिकार थे। असली पावर तो थी शोगुन के पास, यानी देश का मिलिट्री डिक्टेटर। सारे बड़े फैसले वही लेता था और उसकी सरकार को शोगुनेट कहते थे। तो हुआ ये कि साल 1274 में कुबलाई खान ने 40,000 सैनिकों के साथ पहली कोशिश की। लेकिन किस्मत देखिए, एक जबरदस्त तूफान ने उनके आधे जहाज डुबो दिए और उन्हें वापस जाना पड़ा। पर खान हार मानने वालों में से नहीं था। अगले कुछ सालों तक उसने कई दूत भेजे और सबका संदेश एक ही था, या तो हमारे सामने झुको या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जापान के जवान शोगुन होजो तोकीमुने ने जो किया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया और तो और मंगोल दूतों के सिर ही कलम करवा दिए। अब सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सीधी सीधी चुनौती थी। अब तो जंग होकर ही रहनी थी। जाहिर है कुबलाई खां गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने 1281 में दोबारा हमला करने का फैसला किया और इस बार की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जापान को भी पता चल गया था कि अब उन्हें इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हमले का सामना करना है। मंगोलों ने दो बेड़े तैयार किए, एक ईस्टर्न फ्लीट और दूसरा सदर्न फ्लीट। सब मिलाकर 4400 जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा जो सीधा जापान की तरफ बढ़ रहा था। और इन जहाज़ों पर सवार थे 1,40,000 योद्धा। इनमें मंगोल, चीनी और कोरियाई सैनिक शामिल थे। ये उस वक्त की सबसे बड़ी सेना थी जिसे समंदर के रास्ते किसी देश पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा था। इस हमले का पैमाना समझने के लिए बस इतना जान लीजिए। इतिहासकार कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की डी-डे लैंडिंग से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल इन्वेजन था। जापान के सामने जो खतरा था वो वाकई बहुत बहुत बड़ा था। और बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, मंगोलों के हथियार भी बेहतर थे। जहां समुराय भारी भरकम यूमी धनुष चलाते थे, वहीं मंगोलों के पास छोटे लेकिन ज्यादा रेंज वाले कॉम्पोजिट धनुष थे, जिनसे वो तेजी से तीर चला सकते थे। और तो और उनके पास तेत्सुहाओ नाम के मिट्टी के बम भी थे, जो फटकर लड़ाई में खौफ पैदा कर देते थे। तो जापान ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने एक बहुत ही शानदार योजना बनाई। हकाता खाड़ी के किनारे 20 किलोमीटर लंबी पत्थर की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। इसका एक ही मकसद था, मंगोलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी घुड़सवार सेना को किनारे पर उतरने से ही रोक देना। अब जापान की पूरी रणनीति इसी दीवार के भरोसे थी। लेकिन इस डिफेंसिव सोच के बीच एक योद्धा था जो कुछ अलग सोच रहा था। उसका नाम था कोनो मिचियारी, एक ऐसा समुराय जिसके खानदान को पीढ़ियों से नौसैनिक युद्ध में महारत हासिल थी। वो जानता था कि सिर्फ दीवार के पीछे छिपने से जीत नहीं मिलेगी। उधर मंगोल भी कम नहीं थे। उन्होंने दीवार का तोड़ निकाल लिया। उन्होंने अपने जहाज़ों को आपस में जंजीरों से बांध दिया, उन पर लकड़ी के तख्ते बिछाए और उसे एक तैरते हुए किले में बदल दिया। इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बड़ी बड़ी गुलेले यानी कैटापुल्ट्स लगा दी, जिससे वो दीवार के ऊपर से बम फेंकने लगे। ये एक जबरदस्त रणनीति थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी जानलेवा खामी भी थी। तभी कोनो मिचियारी ने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। वो सिर्फ 30 योद्धाओं के साथ 2 छोटी नावें लेकर रात के अंधेरे में निकले। उन्होंने अपनी नावों के मस्तूल गिरा दिए ताकि वो दूर से तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे लगें। इस तरह वो मंगोलों की नज़रों से बचकर उनके एक बड़े जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने मस्तूल को एक पुल की तरह उठाया, उसे जहाज के डेक पर टिकाया और अचानक हमला बोल दिया।
उन्होंने मंगोल कमांडर को मार गिराया, जहाज में आग लगा दी और वहां से निकल भागे। इस एक छोटे से हमले ने पूरे जापान का हौसला बढ़ा दिया। इसने एक सीधा संदेश दिया कि मंगोल कोई अजेय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। अब बाकी समुराई भी समझ गए कि जीत दीवार के पीछे छिपकर नहीं, बल्कि समंदर में लड़कर मिलेगी। और फिर तो जापानियों ने छोटी छोटी नावों से ऐसे कई हिट एंड रन अटैक्स शुरू कर दिए, जिससे मंगोल बेड़ा परेशान हो गया। लेकिन इस लड़ाई का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था, जब कुदरत ने खुद इस जंग में उतरने का फैसला किया। और यहीं से कामिकाज़े शब्द दुनिया के सामने आया। जापानी भाषा में कामी का मतलब है ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति, और काजे का मतलब है हवा, यानी दैवीय हवा या डिवाइन विंड। अगस्त 1281 की एक रात हकाता खाड़ी में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये थी वो दिव्य हवा जो जापान का भाग्य लिखने वाली थी। और यहीं पर मंगोलों की वो शानदार रणनीति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जंजीरों से बंधे होने की वजह से जहाज तूफान में एक दूसरे से टकरा टकरा कर टूटने लगे। जब एक जहाज डूबता तो वो अपने साथ दूसरे को भी खींच लेता। उनका वो तैरता हुआ किला उनके लिए मौत का जाल बन चुका था। जब अगली सुबह सूरज निकला तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा बस लकड़ियों के टुकड़ों का ढेर था। करीब करीब 80% बेड़ा समंदर में तबाह हो चुका था। कुबलई खान की आधी से ज्यादा सेना समंदर की गहराइयों में समा गई थी। तो जंग खत्म हुई, जापान बच गया, सबने जश्न मनाया। लेकिन इस एक जीत ने जापान के अंदर एक ऐसे संकट को जन्म दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब दिक्कत ये थी कि ये एक डिफेंसिव लड़ाई थी, मतलब जापान ने कोई नई जमीन नहीं जीती, कोई खजाना नहीं लूटा। हजारों समुराई थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी, और अब वो अपना इनाम मांग रहे थे। पर शोगुनेट उन्हें देता क्या? सरकार के पास ना तो नई जमीन थी, ना ही पैसा। जंग का खर्चा तो आसमान छू रहा था, पर जंग से कमाई जीरो। धीरे धीरे समुराई योद्धाओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। और इसी गुस्से में आगे चलकर उसी कामाकुरा शोगुनेट की नींव हिला दी जिसने उन्हें ये ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई देश जंग तो जीत सकता है, लेकिन उसके बाद की शांति हार सकता है? जापान ने बाहरी दुश्मन को तो हरा दिया, पर इस जीत ने अंदर ही ऐसी दरारें पैदा कर दी जिन्हें भरना नामुमकिन